गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी बुक का चैप्टर 4 पदार्थ, धातु और अधातु पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि धातु और अधातुओं के मुख्य गुण क्या क्या हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, और कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं और कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। जैसे कि हमें पहले ही सारणी 4.1 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आयरन यानी कि लोहा, कोयला, सल्फर, गंधक, एल्यूमिनियम और कॉपर। यहाँ पर ये जो आयरन है, लोहा जो है, हमें पता है कि ये धातु है, ठीक है। और धातु जो है उसकी कठोरता हमें पता है कि अधिक होती है। जबकि जो चमकदार की चमक की बात करें तो चमक जो है वो आयरन की जो है वो चमकदार होते हैं, जबकि और ये कठोर भी होते हैं। लेकिन अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले चमकदार नहीं होता और ना ही कठोर होता है, ठीक है। उसी तरीके से सल्फर, गंधक भी पाउडर फॉर्म में होता है और ये चमकदार नहीं होता और ना ही ये कठोर होता है क्योंकि पाउडर फॉर्म में है। एल्यूमिनियम धातु है और धातु होने के नाते ये चमकदार होते हैं। एल्यूमिनियम के नए नए बर्तन हम लोग घर में खरीदते हैं, काफ़ी चमकदार होते हैं, ठीक है, और ये कठोर भी होते हैं। कॉपर, तांबा भी धातु है, ये भी चमकदार होता है। तांबे की तारें हमने देखी हैं और ऑब्वियसली कठोर भी होते हैं। तो इससे हमें यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ज़्यादातर जो धातु पदार्थ होंगे वो धातु पदार्थ जो हैं वो किस तरीके से होंगे, वो चमकदार होंगे। उनकी दिखावट जो है वो चमकदार होती है और वो बहुत कठोर होते हैं। लेकिन अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातु निष्प्रभ होते हैं और वो बहुत कठोर नहीं होते हैं। तो पहली सारणी में ही हमें धातु और अधातुओं के बीच में कुछ अंतर देखने को मिल गया। अब आ जाते हैं बाकी गुणों के बारे में। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमें यहाँ पर सारणी नंबर 4.2 एक्टिविटी नंबर 4.1 यहाँ पर दी गई है। इस एक्टिविटी में इन्होंने हमसे एक क्रियाकलाप करवाया है। इसमें इन्होंने बोला है कि लोहे की कील, कोयले का टुकड़ा, एक मोटा एल्यूमिनियम का तार, पेंसिल की लेड, इनको लेकर हथौड़े से पीटना है, ठीक है जी। अब जब हम हथौड़े से पीटते हैं तो हम देखेंगे कि जो लोहे की कील है वो तो चपटी हो जाएगी, ऑब्वियसली। ऐसा तो है नहीं कि हथौड़े से कील को मारने पर हथौड़ा जो है, जो कील है वो टूट जाएगी, वो चपटी हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन कोयले को जब हम हथौड़े से पीटेंगे तो कोयला टूट जाएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम की तार की बात करें तो एल्यूमिनियम की तार भी चपटी हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन पेंसिल की लेड जो है वो ज़रूर टूट जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि धातुओं का एक गुण यह भी है कि वो आसानी से टूटते नहीं हैं। लेकिन अगर उन्हें हम उनके ऊपर अगर हम किसी तरीके से चोट पहुंचाएं तो वो चपटे ज़रूर हो जाते हैं, चादरों में ज़रूर बदल जाते हैं। तो धातुओं का ये गुण जिससे कि उन्हें पीट कर शीट में बदला जा सकता है, धातुओं का ये गुण जो है ये कहलाता है आघात वर्धनीयता। यानी कि धातुओं को पीट कर शीट में, चादरों में बदला जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोयले और पेंसिल की लेड की बात करें, अगर इनके ऊपर हमने ये अधातु हैं, इनको अगर हम पीटने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब कि टूट जाते हैं। तो वो पदार्थ जो कि इनको जिसकी वजह से धातुओं को शीट में बदला जा सकता है पीटने के कारण, वो गुण कहलाता है आघातवर्धनीयता। और ये गुण दिखाने वाले पदार्थ जो हैं वो कहलाते हैं धातु, ठीक है जी। अगर अब यही बात अगर हम किसी एक और गुण के बारे में बात करते हैं, धातुओं को अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि धातुओं के जितने भी हमारे बर्तन हैं, जैसे कि कुकर है या देगची है या पतीला है, उनके जो हैंडल्स होते हैं, उनके हैंडल्स पर या तो लकड़ी का या प्लास्टिक का हत्था लगा होता है ताकि हम उसे आसानी से पकड़ सकें, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बिजली की तारों की बात करें तो बिजली की तारें कभी भी, तांबे की तारें कभी नंगी नहीं होती, उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है। तो लकड़ी और प्लास्टिक का यहाँ पर काम क्या होता है, लकड़ी और प्लास्टिक जो है ये यहाँ पर ऊष्मा के चालन को रोकने का काम कर रहे हैं, ऊष्मा के साथ साथ विद्युत के चालन को रोकने का काम कर रहे हैं। पेचकस से काम करते हुए इलेक्ट्रिशियन को देखा होगा आपने, उसका हत्था भी कैसा होता है, प्लास्टिक का होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि
क्योंकि धातु जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, सुचालक होते हैं। इस एक्टिविटी में हमें देखिए 4 पदार्थ दिए हैं, लोहे की कील, गंधक, कोयला और तांबे का तार। तो हमें ये पता है कि लोहा जो है वो विद्युत का कुछ सुचालक है, यानी कि उसमें से विद्युत बहुत आसानी से पास हो सकती है। तांबे की तार भी विद्युत की चालक है, लेकिन कोयला और गंधक जो है ये विद्युत के चालक नहीं हैं, ये विद्युत के कुचालक हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि धातु जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है जी। तो धातुओं के बारे में ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि धातु क्या है, चालक हैं। और चालक कैसे हैं, अच्छे चालक हैं, सुचालक हैं। लेकिन अगर हम गंधक और कोयले की बात करें तो ये पदार्थ हैं अधातु, और अधातु जो होते हैं ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें से करंट और ऊष्मा जो है वो आसानी से प्रवाहित नहीं होता है। अब आगे हम पदार्थों के एक और गुण की बात करते हैं। आपने देखा कि लोहे की तारें भी पाई जाती हैं, तांबे की भी तारें पाई जाती हैं, यानी कि धातुओं को पीट पीट कर उनकी पतली पतली तारें बनाई जा सकती हैं। तो ये भी धातुओं का एक गुण आ गया, जिसकी वजह से हम उन्हें तारों में बदल सकते हैं। और धातुओं का जो ये गुण है जिनकी वजह से हम उन्हें तारों में बदल सकते हैं वो कहलाता है तन्यता। यानी कि धातु कैसे होते हैं, तन्य होते हैं, यानी कि उन्हें खींचकर पतली पतली तारों में बदला जा सकता है। लेकिन कभी आपने प्लास्टिक की, लकड़ी की या किसी कोयले की तार देखी है, उनको हम तारों में नहीं बदल सकते। ठीक है। तो धातुओं का एक गुण ये भी हो गया कि धातु कैसे होते हैं, तन्य होते हैं, लेकिन अधातु नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं आवाज़ की। आपने मंदिरों में घंटियों को देखा होगा, मंदिरों में घंटियाँ भी हमेशा धातुओं की बनी होती है। कभी किसी ने लकड़ी की बनी हुई घंटी देखी है? तो धातुओं की बनी घंटियाँ इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि धातुओं को जब कठोर सतह के साथ टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, रिंगिंग, बजने वाली साउंड उत्पन्न होती है। ठीक है। क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ध्वनिक होते हैं। यानी कि धातु कैसे होते हैं, धातु ध्वनिक होते हैं, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जबकि जो अधातु होते हैं वो अधातु ध्वनिक नहीं होते हैं। तभी तो मंदिरों में लकड़ी की घंटियां नहीं होती, ठीक है ना, मेटल की घंटियां ही होती हैं। तो धातु कैसे होते हैं, ध्वनिक होते हैं, जबकि अधातु जो हैं वो ध्वनिक नहीं होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य मिलाकर कुल 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 हमारे पास कौन कौन से धातुओं और अधातुओं के गुण आ गए। देखिए, सबसे पहली चीज़, धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरी चीज़, धातु कैसे हैं, चमकीले हैं, आघात वर्धनीय है, यानी कि उनकी हम चादरें बना सकते हैं। तन्य होते हैं, यानी कि तारों में बदला जा सकता है। ध्वनिक होते हैं, यानी कि आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। कभी घर पे थाली गिरा के देखना, आवाज़ भी होगी और मम्मा से डांट भी पड़ेगी। ठीक है ना। तो धातु कैसे होते हैं, ध्वनिक होते हैं। और धातु ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे पदार्थ जिनमें ये सब गुण होते हैं वो सब पदार्थ क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे कि आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, ये सब क्या है, धातु हैं। लेकिन अगर हम इनसे अलग कुछ पदार्थों की बात करें, इनसे अलग पदार्थों में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि कोयला और सल्फर। ये कैसे हैं, नरम हैं, ध्वनिक नहीं होते, मलिन होते हैं, यानी कि डल होते हैं, शाइनी सरफेस, चमकदार सरफेस नहीं होती, हल्की सी चोट से ये टूट जाते हैं, मजबूत नहीं होते, ध्वनिक नहीं होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के चालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। तो वो सारे पदार्थ जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं अधातु। ठीक है। जैसे उदाहरण हो गया सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। तो ये सब क्या है, हमारे अधातु हैं।
लेकिन इतने सारे गुण होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि अपने गुणों से हटकर कुछ गुण दिखाते हैं। धातुओं में हमने पढ़ा कि धातु जो हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जब उन्हें हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो चादरों में बदल सकते हैं या तारों में बदल सकते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम, ये दो ऐसे धातु हैं जिनको अगर हम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको अगर हम चाहें तो चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये धातु जो है ये क्या है, ये अपवाद हैं धातुओं के। अपवाद इसलिए क्योंकि नॉर्मल से हटकर हैं ये बाकी धातुओं की तरह कठोर नहीं है, ये नरम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दूसरी चीज़, हम कहते हैं कि धातु जो है वो ठोस हैं, लेकिन मरकरी, पारा, ये एक ऐसा धातु है जो थर्मामीटर में पाया जाता है। ये वो धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस नहीं है। तो ये सब क्या है, ये अपवाद हैं। अपवाद मतलब ये नॉर्मल गुणों से हटकर कुछ गुण दिखाते हैं। तो ये तो बात हुई धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों की, जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। अब आती है बात धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों की, यानी कि ये किस प्रकार से किन किन पदार्थों से अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया में। आपको पता है लोहा जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। तो लोहे के ऊपर जंग लगना जो है ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। और लोहे के ऊपर जब जंग लगता है, जब लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन रहा है, लोहा जब ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जंग बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, ठीक है वो। और इसी तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद होता क्या है। तो हमारी इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि आप एक लोहे के कुछ जंग लगे पदार्थ लीजिए, वहाँ से जंग को इकट्ठा करिए। जंग को इकट्ठा करने के बाद जंग को पानी में डुबोना है। अच्छी तरह पानी में मिक्स करने के बाद उस पानी की हमने लाल लिटमस पेपर के साथ टेस्टिंग करनी है। जब लाल लिटमस पेपर के साथ जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे तो हम ये देखेंगे कि लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला होना शुरू हो जाता है। लाल लिटमस पेपर का नीला होना यह बताता है कि ये जो पदार्थ जिसमें हमने लिटमस पेपर डाला है वो क्षारीय प्रकृति का है। यानी कि जो भी धातु होते हैं वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड्स बनाते हैं तो उनके जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमें मैग्नीशियम रिबन वाली अभिक्रिया भी बताई है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं और जलाने के बाद जब उसकी राख को हम जल में घोलते हैं, उसके बाद जो उसका विलयन मिलता है उसकी जब हम लिटमस पेपर के साथ प्रक्रिया करवाते हैं तो हम देखते हैं कि लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। यानी कि मैग्नीशियम के जलाने से बना मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी हुई, क्षारीय हो गई। क्यों? क्योंकि वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये तो हुई धातुओं के ऑक्साइड्स की बात। अच्छा चलिए एक चीज़ और बताते हैं यहाँ पर हम आपको। हमने बात करी लोहे के ऊपर जंग लगने की, क्या आपने कभी तांबे के ऊपर जंग लगते हुए देखा है? आपने देखा होगा तांबे के बर्तन जो है काफ़ी लंबे समय तक जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं, नए नए तो वो बहुत चमकदार होते हैं, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद उनके ऊपर एक हल्की सी हरे रंग की परत जमा हो जाती है। वो हरे रंग की परत इसलिए जमा होती है कि कॉपर के बर्तन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कॉपर कार्बोनेट है इसकी वजह से तांबे के ऊपर हल्की रंग की हरे रंग की परत जमना शुरू होती है, जिसे हम कॉपर का जंग बोल सकते हैं, ठीक है जी।
अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई धातुओं की कि जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अधातु ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया कर रहे हैं। तो अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के लिए अब हमारे पास एक और एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में इन्होंने बताया है कि सल्फर लेना है, ठीक है, और सल्फर लेने के बाद सल्फ़र को लेने के बाद उसे हमने जलाने की कोशिश करनी है। सल्फ़र को जलाने के लिए हम एक उद्दहन चम्मच ले सकते हैं, या उद्दहन चम्मच की जगह हम एक किसी बॉटल के ढक्कन से काम चलाऊ उद्दहन चम्मच बना सकते हैं। इस बॉटल के ढक्कन में सल्फ़र डालकर इस सल्फ़र को हम माचिस से जलाते हैं। जैसे ही सल्फ़र जलना शुरू होता है, इसे हम इस तरीके की बॉटल में बंद कर देते हैं, तो अंदर सल्फ़र का धुआं इकट्ठा हो गया। अब इस धुएं में हमने डालना है पानी, और पानी डालकर धुएं को अच्छी तरीके से हिला देना है। इससे क्या होगा कि जो सल्फर का धुआं है वो थोड़ा सा पानी में मिक्स हो जाएगा। अब उस पानी की टेस्टिंग करनी है हमने लाल और नीले लिटमस पेपर के साथ। तो आप देखोगे कि नीला लिटमस पेपर तो जो लाल लिटमस पेपर है वो तो लाल ही रहता है, लेकिन जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है। नीले लिटमस पेपर का लाल होना यह बताता है कि धातु से, यहाँ पे देखिए ये नीला लिटमस पेपर है और ये लाल हो गया है पानी के कांटेक्ट में आते ही। तो नीले लिटमस पेपर का लाल होना ये बताता है कि जो अधातु यानी कि जो सल्फर था उसका जो ऑक्साइड बना, वो सल्फर ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति का है। अब ये हुआ कैसे? जब सल्फर और ऑक्सीजन गैस ने आपस में अभिक्रिया करी तो बना सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम जल में मिलाते हैं तो जल में मिलाने पर बनता है सल्फ्यूरस अम्ल। ये सल्फ्यूरस अम्ल, क्योंकि ये अम्ल है तो अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो अधात्विक ऑक्साइड्स हैं, उनके अधातुओं के जो ऑक्साइड्स हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सल्फ्यूरस अम्ल है ये क्योंकि वैसे भी अम्ल है, ये किस तरीके का है, अम्लीय प्रकृति का है, इसलिए नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है। तो अधातुओं के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जबकि हमने पीछे क्या पढ़ा, धातुओं के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एक ये टेबल हमें दी गई है, इस टेबल में हमें क्षार का नाम और उसमें कौन सा धातु उपस्थित है उसका नाम लिखना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप कोशिश करें। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम है, अगर यहीं पर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिनके पीछे भी हाइड्रोक्साइड होता है वो सारे क्षार होते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो धातु है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में धातु है सोडियम। ठीक है जी। अब इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स आपने कंप्लीट करने, नहीं आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। इसी तरीके से अम्ल की बात करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में जैसे सल्फर है, अगर इसी तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोग एक अम्ल का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखते हैं हम HCl। ठीक है, तो इसमें जो अधातु है वो क्या है, वो है क्लोरीन। ठीक है, बाकी अब आप खुद ढूंढेंगे और फिर मुझे बताएंगे। ठीक है जी। अब आते हैं बात आगे, ये तो हो गई धातु और अधातु जो है वो किस प्रकार से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दोनों धातु और अधातु दोनों ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन जो धात्विक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और जो अम्लीय ऑक्साइड्स होते हैं, और वो जो अधातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखते हैं कि जो धातु और अधातु हैं वो जल से कैसे अभिक्रिया करते हैं। पहले हम बात करते हैं धातुओं की। देखिए धातुओं में हमारे पास लोहा है, लोहे को पानी में रखते हैं तो हवा के संपर्क में आके उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो मतलब धीरे 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 लोहा अगर पानी में पड़ा रहे तो खराब हो जाता है, यानी कि पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है। हमारे पास कई धातु ऐसे हैं जो कि पानी के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर के ऊपर
ऊपर भी जंग लग रहा है। लेकिन कुछ धातु हमारे पास ऐसे हैं जो कि जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया गया है। सोडियम जो है, सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। ये इतना एक्टिव होता है कि इसको हम नॉर्मल हवा में रखते भी नहीं हैं। इसको हम कैरोसिन में, मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आते ही हवा में उपस्थित नमी के साथ और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके ये जलने लग जाता है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संचित करके रखा जाता है। ठीक है, यही एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है हमें क्रियाकलाप 4.5 में, कि एक बीकर में कांच का ग्लास लिया है, उसमें सोडियम धातु डाला है। ठीक है, और सोडियम धातु को बीकर में डालने के बाद आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि बीकर जो है गर्म हो जाता है, और कहीं गलती से इसमें हमने पानी डाल दिया तो ये बुरी तरीके से जलने लग जाएगा और फट जाएगा। और इस विलयन को अगर हम टेस्ट करेंगे तो क्योंकि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि उसके पीछे हाइड्रोक्साइड है तो उसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय प्रकृति हो गई। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं कि धातु जो है वो जल के साथ कैसे अभिक्रिया कर रहा है। तो हमने बताया लोहा जो है वो धीरे धीरे अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील है, ये तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य धातु हैं जो कि जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। आपने देखा होगा हम लोग सोने और चांदी के गहने पहन के रखते हैं, लेकिन जल के साथ अभिक्रिया सोना और चांदी जो है वो बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातु भी हैं, वो भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो हवा में बहुत एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं कि हवा में आते ही वो जलने लग जाते हैं। जैसे धातु थे सोडियम, वो हवा में आते ही जलने लग जाते हैं, तो उसे कैरोसिन में रखते हैं क्योंकि वो पानी के साथ भी रिएक्ट करता है। लेकिन कुछ अधातु ऐसे हैं जो कि केवल हवा के संपर्क में आके जलने शुरू करते हैं, इसलिए उन्हें पानी में रखा जाता है। तो एक बहुत ही सक्रिय अधातु जो है वो है फॉस्फोरस। ये इतना सक्रिय अधातु है कि वायु में आते ही ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसके लिए इसे क्या करते हैं, क्योंकि ये आग ना पकड़े इसके लिए इसे हम जल में रखते हैं। ये चीज़ें आपने अंडरलाइन करनी है क्योंकि ये पूरा पैराग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और जले ना, आग ना पकड़े, इसलिए उसे किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन बन जाते हैं जीके के, कि बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा सक्रिय धातु कौन सा है? वो है सोडियम और पोटेशियम, मेनली सोडियम। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सक्रिय अधातु कौन सा है? वो है फॉस्फोरस। ठीक है जी, तो अभी हमने पढ़ा धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब आती है बात कि धातु जो है वो, धातु और अधातु जो है वो अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है जी, तो इसको करने के लिए भी हमारे पास एक क्रियाकलाप दिया गया है, लेकिन ये क्रियाकलाप टीचर्स की प्रेजेंस में ही होना है। ठीक है, जब भी धातुओं को, जब भी हम किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है। अब वो गैस कौन सी है? वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। अब ये हमें कैसे पता लगा? जब उस परख नली में जिसमें हमने धातु डालकर, जिसमें हमने अम्ल डाला था, तो अम्ल डालने पर जब उस परख नली के मुंह पर गैस निकलना शुरू हुई, तो जैसे ही हम उसके मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती लेकर जाते हैं, तो वो जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती जो है वो पॉप पॉप की ध्वनि के साथ, यानी कि पटाक पटाक की ध्वनि के साथ जलना शुरू होती है। हम कहते हैं पॉप की ध्वनि के साथ जल रही है। तो ये जो पॉप की ध्वनि या पटाक पटाक की ध्वनि जो उत्पन्न होती है, ये हाइड्रोजन गैस का मुख्य गुण है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो धातु हैं वो जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर धातु जो है जब वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी गर्म करते हैं तो भी वो अभिक्रिया नहीं करता है। तो हमारे पास ये कुछ अपवाद
सदैव होते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर बुक में अगेन एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया है कि किस प्रकार से ये धातु अभिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे। मैग्नीशियम जो है वो सामान्य ताप पर अभिक्रिया करना शुरू कर दे, नहीं, गर्म करने पर अभिक्रिया करता है अम्लों के साथ। ठीक है, और एल्यूमिनियम है वो सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया करने लग जाता है। लोहा भी सामान्य ताप पर अभिक्रिया करना शुरू कर देता है, कॉपर भी करता है। लेकिन लकड़ी और का कोयला जो है ये किसी भी प्रकार से अम्लों के साथ अभिक्रिया जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं धातुओं, अगर हम अधातुओं की बात करें तो जो अधातु होते हैं वो अम्लों के साथ बहुत ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात क्षारों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया की बात तो हो गई कि अम्लों से किस प्रकार से धातु और अधातु अभिक्रिया करते हैं। अब बात करते हैं क्षारों की। तो क्षार जो हैं वो किस प्रकार से धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जिस प्रकार से अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करवाते हैं। तो अधातुओं से क्षारों की अभिक्रियाएं जो हैं वो थोड़ी जटिल हैं, इसलिए डिटेल में हम इन्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हमारे पास एक स्पेशल अभिक्रिया आई है जिसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखो, अगर विस्थापन का हम एक लिटरल मीनिंग निकालें कि विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है अपनी जगह से हटा देना, किसी एक चीज़ को अपनी जगह से हटा देना। ये एक्टिविटी जहाँ तक मुझे याद है हमने 7th में भी करी। कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था हमने। कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहे की कील डाली थी। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो नीले रंग का होता है। लोहे की नई कील डालने पर थोड़ी देर बाद हम देखना शुरू करते हैं कि नीले रंग का विलयन जो है वो धीरे धीरे सी ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाता है और लोहे की कील के ऊपर ब्राउन कलर की परत जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हुआ कि जो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर है वो लोहे की तुलना में, आयरन की तुलना में कम एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाल दिया और बन गया आयरन सल्फेट। तो क्योंकि आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से निकाल दिया, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्यों निकाल पाया, क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो जो धातु किसी अन्य धातु से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं, वो कम सक्रिय धातु को उसकी विलयन में से निकालकर बाहर कर देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं। लेकिन अधिक सक्रिय धातु को कम सक्रिय धातु अपने विलयन से नहीं निकाल पाते हैं। यह एक्सप्लेनेशन हमें हमारी बुक में भी मिला है कि एक धातु जो ज़्यादा सक्रिय है वो दूसरे धातु को उसके विलयन से बाहर निकाल देता है। लेकिन यहीं पर अगर हम कॉपर सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया आएंगे तो भी यही होगा। जिंक जो है, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, तो जिंक जो है वो कॉपर को उसकी जगह से निकाल देगा और यहाँ पर आ जाएगा जिंक और यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट। ये बना, देखिए, ये जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर सल्फेट में से बाहर निकल गया और जिंक जो है वो सल्फेट के साथ आके जुड़ गया, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है जी, इसी तरीके से बाकी अभिक्रियाएं भी होती हैं। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन में से निकालकर बाहर कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारी बुक में ही दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जब एक अधिक क्रियाशील धातु, अब ये सारी अभिक्रियाएं क्यों हो रही हैं, यहाँ पर ये अभिक्रियाएं इसलिए हो रही हैं कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। अगर जिंक को आप कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देगा और जिंक को अगर हम आयरन सल्फेट में डालेंगे तो वहाँ से वो आयरन को भी निकाल देगा, क्योंकि इन
इन दोनों से सक्रिय है। ठीक है, तो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, यानी कि उसके विलयन में से निकाल सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यानी कि जो कम सक्रिय है, कम एक्टिव जो एलिमेंट है, वो ज़्यादा सक्रिय वाले को उसकी जगह से नहीं निकाल सकता। ठीक है, लेकिन ज़्यादा सक्रिय वाला एलिमेंट जो है वो कम सक्रिय एलिमेंट को उसकी जगह से आसानी से निकाल सकता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी, ये तो हुई हमारे पास बहुत सारी अभिक्रियाएं। अब हम अगर धातुओं और अधातुओं के उपयोगों की बात करें तो धातुओं के उपयोग तो हमें बहुत से पता है। धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, मतलब जहाँ भी हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम धातुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि मशीनें हैं, गाड़ियाँ हैं, एरोप्लेन्स हैं, घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना बनाने के बर्तन हैं। ठीक है, ये सब क्या है, धातुओं के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं के गुण बहुत ज़्यादा हैं, कठोर हैं, विद्युत के चालक हैं, ऊष्मा के चालक हैं, लंबे समय तक चलते हैं, तारों में बदले जा रहे हैं यानी कि तन्य हैं, चादरों में बदले जा रहे हैं यानी कि आघात वर्धनीय हैं। ठीक है, लेकिन अधातुओं को भी उपयोग में लाया जाता है। अधातुओं के उपयोग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला उपयोग क्या है, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिससे हम सांस के समय अंदर खींचते हैं। कौन सा धातु है, कौन सी गैस है जिसको हम सांस के साथ अंदर लेते हैं, वो है O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, उसी तरीके से एक अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में यानी कि जो खेतों में डाली जाती है, खाद जो बनाई जाती है, वो पौधों की वृद्धि के लिए करते हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक अधातु है। ठीक है, उसी तरीके से अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो है क्लोरीन। क्लोरीन को लिखते हैं हम Cl से, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये है क्लोरीन। ठीक है जी, इसी तरीके से अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन होता है और एंटीबायोटिक के रूप में घावों में लगाया जाता है, ये क्या है, ये है आयोडीन। आई से लिखते हैं इसको, ये है आयोडीन। ठीक है, और पटाखों में प्रयुक्त होने वाला धातु ये भी नाइट्रोजन ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये धातुओं और अधातुओं के बहुत सारे गुण हैं जो हमारे लिए काम के हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन हमारे इस चैप्टर में एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि धातुओं और अधातुओं के मुख्य मुख्य अंतर क्या होते हैं। तो धातुओं और अधातुओं के जब हमने मुख्य अंतर पढ़ने हैं, तो मुख्य अंतर के लिए हमारे पास आपने क्या सीखा में कुछ पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स आपके सीधे सीधे अंतर हैं। आपने एक तरफ धातु लिखना है, दूसरी तरफ अधातु लिखना है, बीच में एक लाइन खींचनी है और इन्हीं पॉइंट्स को अंतर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि धातु जो हैं वो कठोर, धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। दूसरा पॉइंट, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, अधातु नहीं होते। थर्ड पॉइंट, ये तन्यता वाला पॉइंट अलग बना सकते हो, धातु तन्य होते हैं, मतलब उन्हें तारों में बदला जा सकता है, जबकि अधातु तन्य नहीं होते। धातु ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन अधातु ऐसा नहीं करते। ठीक है, जलने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु जो हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनकी प्रकृति कैसी होती है, जिनकी प्रकृति होती है अम्लीय। ठीक है, धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो धातुओं और अधातुओं के बीच अंतर हमें बता रहे हैं। अब हमारे पास हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्नों को करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है,
ऑब्वियसली किसी धातु को बदल सकते हैं। अब फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया? जिंक। जिंक धातु है जिससे पतली चादरें बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। सभी अधातुएं तन्य होती हैं? नहीं जी, ये भी जरूरी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाता है? हमारे पास ऑप्शन आता है थर्ड, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिक्त स्थानों की पूर्ति, फास्फोरस बहुत ही सक्रिय अधातु है। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को अलग से भेज दूंगी। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। इसको पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के याद कर सकें। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर अब हमारा समाप्त होता है।